नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे इतिहास और कक्षा 7 का जो चौथा अध्याय है मुगल काल, वो हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 3 अध्याय पढ़ लिए। तीसरे अध्याय में हमने सल्तनत काल को पढ़ा था। ध्यान रहे हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमें उसी स्तर तक पढ़ रहे हैं जिस स्तर की कक्षाएं हैं। हम जब 12th तक आएंगे तो उसका लेवल फिर उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो कक्षा चौथे अध्याय की जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। 16वीं से 17वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1500 से लेकर और आपके 1600 के लास्ट तक, मतलब 1699 तक। तो मुगलों में 6 जो मेन शासक हुए उनका शासन जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ही रहा था। तो इसमें हम कुल 7 हेडिंग पे बात करेंगे। मुगल कौन थे, उसके बाद मुगलों के सैन्य अभियान कौन से हुए, क्योंकि मुगल मूल रूप से भारतीय नहीं थे, वो सैन्य अभियान करके ही भारत में प्रवेश किए थे और भारत में उन्होंने तकरीबन 200-250 वर्ष तक शासन किया। तो उनके मुगल सैन्य अभियान समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि उत्तराधिकार की मुगलों की परंपराएं क्या थी, कि किस तरह से उत्तराधिकारी चुना जाएगा, कि बाबर के बाद हुमायूं हुआ तो उसका क्या तरीका क्या था, परंपरा क्या थी। आपने उत्तराधिकारी युद्ध भी देखे, शाहजहां के बाद देखे, औरंगजेब के बाद देखे। उसके बाद में मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध रहे। उस समय आपको पता है कि जब मुगल आए थे तो उस समय भारत के अंदर सल्तनत काल के आखिरी वंश और पहले अफगान वंश, जो कि लोदी वंश के नाम से हम जानते हैं, उनका शासन चल रहा था। उनसे उनके क्या संबंध थे। उस समय राजपूतों के काफ़ी क्षेत्रों में राजपूतों का शासन था, क्योंकि सल्तनत काल से पहले राजपूत शासन कर रहे थे। और जब सल्तनत काल कमज़ोर होने लगा तो राजपूत शासकों ने फिर से अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश की। तो उन राजपूतों के साथ इनके क्या संबंध रहे। उसके बाद देखेंगे कि मुगलों की प्रशासन में जो मुख्य स्तंभ हुआ करते थे, जागीरदार, और प्रशासन की या सैन्य प्रणाली की जो एक बहुत बेहतरीन प्रणाली थी, मनसबदार, ये क्या होते थे। और इसमें देखा गया कि जब्त प्रणाली और जमींदार सिस्टम क्या था 17वीं शताब्दी में। और उसके पश्चात, जैसे अपन उत्तर मुगल काल कहते हैं, उनका उस समय का कैसा मुगल साम्राज्य था। तो आप यूं समझ लीजिए, यूं तो अगर अपन प्रोफेसर लेवल तक बात करें तो मुगल तकरीबन 70 से 80 घंटे लेता है, 70-80 क्लासेस होती तब जाके मुगल पूरे होते हैं। और क्योंकि छोटा वंश नहीं है और भारत के मध्यकाल को बहुत ठीक तरीके से प्रभावित किया है। मध्यकाल में बहुत बड़ा योगदान जो है मुगलों का रहा है। 1526 से लेकर और 1707 तक भारत में कुछ था तो सिर्फ मुगल थे उस समय, और बाकी छोटे राज्य थे, जैसे चाहे वो आपके बहमनी का हो, चाहे विजयनगर का हो, थे क्षेत्रीय राजवंश थे, लेकिन सबसे ताकतवर कोई थे या सबसे प्रभावी कोई थे तो वो मुगल थे। तो उसके बाद क्या हुआ ये पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि दरअसल ये मुगल थे कौन और आए कहाँ से थे। तो मैं थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि समझाना चाहूँगा सबसे पहले, कि जैसे हमने देखा कि 1206 से लेकर और 1526 तक भारत में रहा सल्तनत काल, जिसकी कक्षाएं हमने पीछे देखी। और जैसे ही 1526 का काल आया, 1526 का वर्ष था, पानीपत की सॉरी, थोड़ी खांसी हो रखी, पानीपत की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद सल्तनत काल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है, मुगलों का शासन शुरू होता है। सल्तनत काल का आखिरी जो वंश था वो था लोदी वंश। ये सल्तनत काल का आखिरी वंश था, ध्यान से समझना, ये आखिरी वंश था सल्तनत काल का। और लोदी जो है ये अफगानी थे मूल रूप से। कौन थे? अफगानी थे। ये पहला अफगान वंश था। ये अफगान प्रथम
वंश था, दूसरा अफगान वंश हम सूर वंश को कहते हैं। तो लोदी वंश का शासन था और लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, पहले बहलोल थे, उसके बाद सिकंदर थे, उसके बाद में इब्राहिम लोदी थे। अब आपको पता है कि लोदी वंश अफगानी था और अफगानों की एक परंपरा रही थी। अफगान परंपरा अलग थी, तुर्क परंपराएं अलग थी। तुर्की जो भी हमने पहले देखे, खिलजी थे, चाहे वो आपके गुलाम वंश के शासक थे, सैयद थे, ये सारे के सारे तुर्क परंपरा का निर्वहन करते थे और लोदी अफगान परंपरा का निर्वहन करते थे। ये अफगानिस्तान से आए हुए व्यक्ति लोग थे लोदी। अफगानों की शासन प्रणाली थोड़ी सी डिफरेंट थी। डिफरेंट क्या थी समझना आप। अफगानों में कोई बड़ा सिंहासन नहीं होता था, सब एक ही चादर पे बैठते थे, सब समकक्ष माने जाते थे और सब एक जगह बैठ के और फैसला करते थे। कोई भी शासन की नीति बनानी हो, कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी कार्य करना हो, सब मिलके काम करते थे। किसी को विशेष दर्जा नहीं था, किसी को विशेष फीलिंग नहीं दी जाती थी। जैसे तुर्कों में था ना कि राजा ने जो कह दिया वही होगा, अफगानियों में ऐसा नहीं था। अफगानियों में सब मिलकर निर्णय लेते थे, सामूहिक निर्णय की परंपरा होती थी। बहलोल ने उस परंपरा का निर्वहन किया था। जब सिकंदर लोदी आए तो उन्होंने कुछ परंपराएं तुर्कों की अपनाने की कोशिश की थी और जैसे ही इब्राहिम लोदी आया तो इब्राहिम लोदी ने अफगान परंपराओं को त्याग कर और तुर्क परंपराएं अपनाने के प्रयास आरंभ किए। जैसे सिंहासन की व्यवस्थाएं करवाई और इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी करी जैसे राजा का निर्णय प्रमुख होगा, राजा आपसे पूछने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब कुछ कुछ तुर्क परंपराओं की ओर वो झुकने लगा था और ये बात अफगान सरदारों को पसंद नहीं थी कि क्योंकि इससे उनकी अहमियत कम हो रही थी, इससे उनकी वैल्यू डाउन हो रही थी और राजा की वैल्यू बढ़ रही थी। तो सरदार जितने भी थे उन सरदारों में इब्राहिम लोदी के परिवार के लोग भी थे, चाचा वगैरह, भाई वगैरह सब होते थे। और अफगान सरदार वे होते थे जो राजा के क्लोज रिलेटिव होते थे और उनका शासन में एक अहम यूं कहिए कि भूमिका मानी जाती थी। तो वे सारे लोग इब्राहिम लोदी से नाराज होने लगे क्योंकि वो अफगान परंपराओं के स्थान पे तुर्क परंपराएं अपना रहा था, जिसके अंतर्गत राजा की महत्व बढ़ता जा रहा था और अफगान सरदारों की वैल्यू डाउन होती जा रही, उनको पूछा नहीं जा रहा था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? नाराज अफगान सरदार जो है वो काबुल, कंधार की तरफ जाते हैं। काबुल से बाबर को आमंत्रित किया जाता है सजा देने के उद्देश्य से, इसलिए कि आप यहाँ आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए और फिर वो वापस चले जाएंगे और हम शासन अपने हाथ में ले लेंगे। अब इनको ही पता है कि कोई शासक यहाँ आएगा और इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, क्योंकि सरदारों की इतनी हिम्मत थी नहीं कि इब्राहिम लोदी को हरा सके। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता थी। अब मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ऊपरी ऊपरी बात आपको बता रहा हूँ। अब इन अफगान सरदारों ने आपके, जिसमें चाचा भी था इब्राहिम लोदी का साथ में, लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत, इस उद्देश्य से कि वो भारत आए और इब्राहिम लोदी को पराजित करें, ताकि हम अफगान सरदार वापस सत्ता ले लेंगे, इब्राहिम लोदी का पतन हो जाएगा और हम अफगान परंपराओं के अनुसार काम करते रहेंगे। ये सोच के साथ में ये बाबर के पास में प्रतिनिधि गए और अब देखो क्या हुआ। उधर बाबर भटक ही रहा था क्योंकि उज़्बेकों ने अटैक करके और बाबर को फरगना से निकाल दिया था। अब देखो फरगना वगैरह क्षेत्र से बाबर को है वो निकाल दिया गया था। इन क्षेत्रों से बाबर है वो यहाँ आया हुआ था और यहाँ बैठा था। अब बाबर के पास में कोई जगह नहीं थी उस समय और बाबर भारत को अपनी जगह मानता था, क्योंकि बाबर जो है ये आपके 14वीं पीढ़ी में आपके मंगोलों के करीब थे। मंगोलों की पीढ़ी जुड़ती थी माता की तरफ से और 5वीं पीढ़ी है वो तैमूरलंग से जुड़ती थी बाबर की। तैमूरलंग तुर्क था और तैमूरलंग ने 1398 में आपको पता है भारत पे अटैक किया था और लगभग सारे भारत को उसने जीत लिया था और पूरे भारत को रोंद डाला था उसने। तो बाबर को यूं लगता था और उसके परिवार वालों ने, बूढ़े लोगों ने कहानियां भी सुनाई थी कि पूरा भारत तैमूर का था और तू तैमूर के
पीढ़ी की 5वीं संतान है, तो इसका साफ मतलब है 5वीं पीढ़ी है, उसका साफ मतलब है कि भारत तेरी विरासत है, तेरी पैतृक विरासत है। इसके दिमाग में पहले से ये बात तो थी, किसके? बाबर के। ऊपर से ये लोग जो है लोदी अफगान सरदार जो थे, ये बाबर को आमंत्रित करने चले गए इब्राहिम लोदी के खिलाफ। हुआ क्या, बाबर इसी मौके में था और बाबर जो है वो आपके इन काबुल क्षेत्रों से निकलकर भारत आता है और यहाँ पर पानीपत के अंदर पहली लड़ाई लड़ती है 1526 के अंदर। और 1526 की इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही उसकी यूं कहिए कि मृत्यु हो गई, उसका मकबरा बना दिया गया और संभवतः पहला शासक था पूरे सल्तनत काल का जिसकी युद्ध में ही वो मारा गया और उसको वहीं पर उसका एक बना दिया गया, कब्र बना दी गई और इस प्रकार से मकबरा बना दिया गया और इस प्रकार से लोदी वंश की पराजय हो गई। लोदी वंश की पराजय के साथ ही बाबर ने भारत की इस भूमि को अपनी पैतृक विरासत के रूप में मानते हुए और यहाँ पे अपना शासन शुरू करने का निर्णय लिया। अब ये लोदी या अर्थात अफगान सरदारों के उल्टी पड़ गई, उनका शासन चला गया। अब अफगानी सारे के सारे बाबर के विरुद्ध हो गए। उनका ये मानना था कि बाबर को वापस जाना चाहिए। बाबर क्यों जाएगा? बाबर तो उसी मौके की तलाश में था। बाबर तो पूरे भारत को अपने बाप की विरासत समझता था। अब यहाँ दांव उल्टा पड़ गया और अफगानी सारे के सारे बाबर के खिलाफ हो गए। अब आपने देखा कि इस लोदी वंश अर्थात प्रथम अफगानी वंश को खत्म किसने किया? बाबर ने किया। हालांकि बाबर की तो क्या ही औकात थी, करवाने वाले इनके ही लोग थे, मगर माध्यम वो बना। अब क्या हुआ, लोदी वंश के स्थान पे बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, मुगल वंश की नींव रखी। तो अब ये अफगानी जितने भी थे ये सारे नाराज हो गए और अब अफगानी बाबर को हटाने के प्रयास करने लगे। अब अफगानियों को पता था कि बाबर को हराने के लिए अब हमें राजपूतों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय भारत में कोई बड़ी शक्ति थी तो वो थे राजपूत, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत शासक थे। अब राजपूत अफगान संबंध स्थापित हुए। अफगानों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि राजपूतों का साथ लेके और मुगलों को पराजित करके और भारत में उनकी सत्ता को पुनः स्थापित वो करें। बाबर इन चीज़ों को समझ गया था, तो बाबर ने दिल्ली के आसपास भी अफगानियों को रहने नहीं दिया। बाबर ने खानवा जीत लिया, राजपूतों को पराजित कर लिया, चंदेरी भी जीत लिया। उसके बाद घाघरा के युद्ध में उसने है वो अफगानियों को पराजित कर दिया। बाबर की डेथ होगी। बाबर ने मरते मरते हुमायूं को समझाया था कि अफगानियों से बच के रहना, वो बदले की आग में जल रहे हैं और उसमें भी शेर खान जो है, जैसे अपन शेर शाह सूरी कहते हैं, उससे बच के रहना। बहुत चालाक व्यक्ति है, क्योंकि शेर खान मुगलों की परंपराओं को समझने के लिए मुगल सेना में था, क्योंकि मुगलों की जो सेना थी वो तुर्क पद्धति के आधार पर प्रशिक्षित सेनाएं थी और जो अफगानी सेनाएं थी ये कबीलाई सेनाएं थी। कबीलाई सेना का मतलब होता है जब जरूरत पड़ती थी रानियों से उठा उठा के लाया जाता था, जिनके पास तो न कोई युद्ध अभ्यास था, न जिनके पास में कोई युद्ध की ट्रेनिंग थी और न कोई युद्ध के बड़े अच्छे शस्त्र अस्त्र थे, न कोई युद्ध का कोई उनके पास में एक्सपीरियंस होता था। तो ऐसी स्थिति में कबीलाई सेना को पराजित करना मुगलों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुगलों की सेना बहुत ट्रेंड सेना थी, वो लड़ाइयाँ हर दिन ही करते रहते थे। तो इनका ये फर्क था। अब क्या हुआ बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना और हुमायूं के समय शेर शाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके और मुगल वंश को खत्म किया और द्वितीय अफगान वंश शुरू हुआ, जैसे अपन सूर वंश कहते हैं। प्रथम अफगान वंश लोदी था और दूसरा अफगान वंश कौन सा था? सूर वंश था। आपने देखा होगा आकिम खान सूर था, चाहे हसन खान मेवाती था, ये राजपूतों की सेना के सेनापति हुआ करते थे। ये अफगान थे सारे के सारे, और ये अफगान राजपूतों के साथ इसलिए थे कि इनको मुगलों को पराजित करना था। मुगलों को पराजित इसलिए करना था कि इन्होंने अफगानियों को हरा के ही मुगल सत्ता स्थापित की थी बाबर ने। तो अफगान और तुर्क की लड़ाई चलती रही और अंत में अकबर के समय
अफगानियों का दमन किया गया। अफगानी सारे बंगाल तक चले गए, वहाँ अपना केंद्र बनाया। आपको पता होगा आमेर के मान सिंह को उनके पीछे लगाया गया था, वहाँ उन्होंने अभियान किए। मान सिंह ने अपने 3 पुत्र खोए वहाँ पे। अफगानी कंटिन्यूसली लड़ाई करते रहे और मुगल सत्ता से टक्कर लेते रहे। तो इस तरह से मुगल वंश की स्थापना हुई और यह 1526 से शुरू होता है और 1707 तक औरंगजेब तक 6 मुख्य शासकों ने शासन किया। औरंगजेब के बाद में मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई, शासन की शक्तियाँ जो है वो क्षीण हो गई, उत्तराधिकारी कमज़ोर हो गए। परिणाम ये निकला कि वहाँ पर आपके कई ऐसे क्षत्रिय राजवंश उत्पन्न हुए, वो ताकतवर हो गए। इसके बाद 1707 के बाद आपको पता है कि यूरोपियन कंपनियां भी भारत में आ गई थी। अब मुगल शक्तिशाली नहीं रहे, मुगल तो थे लेकिन शक्तियां नहीं रही। अब शक्तियां चली गई थी रीजनल पावर के पास, हैदराबाद, मारवाड़, इस टाइप से मराठे, इस टाइप से बाद में मराठे आ गए, अवध और बंगाल, इस तरह से पूरी शक्तियां हैं वो डाइवर्स हो गई थी क्षेत्रीय राजवंशों की तरह। तो क्षेत्रीय वंश उत्पन्न हो गए। फिर इन्हीं क्षेत्रीय वंशों को पराजित करके भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। इसलिए हम 1707 के बाद के जो मुगल शासक हैं उनको मुगल उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं। वो मेन शासक नहीं थे। मुगल वंश जो था, एक ताकतवर वंश जो था, वो 1707 में समाप्त मान लिया जाता है। अब देखिए, तो लोधी वंश, मुगल वंश, ये अफगानों की जो कहानी थी, इसमें मेरा ये सिखाने का उद्देश्य था कि किस तरह से मुगल भारत में आए, किन से टक्कर ली थी इन्होंने, और सूरवंश की कहानी इसमें आ गई। अब आपका प्रश्न ये है, सर ये मुगल नाम कैसे आया? ये नाम बाद के इतिहासकारों ने दिया है। बाबर को नहीं पता था कि बाबर मुगल है, हुमायूं को नहीं पता था कि हुमायूं मुगल है, अकबर को नहीं पता था कि अकबर मुगल है। बस ये शासन कर रहे थे। बाद के इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा, अंग्रेजों ने विशेषकर, तो अंग्रेजों ने इनके लिए मुगल शब्द यूज किया। किसी ने मंगोलों से जोड़ के यूज किया, किसी ने क्षेत्रों से जोड़ के यूज किया, किसी ने आपके अंग्रेजी के शब्दों के अर्थों को रूप में ले लेके यूज किया। लेकिन मुगलों को नहीं पता था कि वो मुगल है। बाबर को इतना पता था कि भारत मेरे बाप की विरासत है, तैमूर लंग की। हुमायूं को इतना पता था कि मैं मेरे बाप की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। अकबर को इतना पता था कि मैं मेरे बाप और दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। जहांगीर को इतना पता था कि वो अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। इनको ये नहीं पता था, ये सिर्फ अपने आप को तुर्क मानते थे, ये सिर्फ अपने आप को तैमूर लंग से जोड़ते थे। इनको तैमूर से जोड़ना गौरवान्वित महसूस करवाता था, क्योंकि तैमूर का भारत के ऊपर 1398 में शासन रहा। भले ही 1 महीने के लिए रहा हो, लेकिन भारत को तैमूर ने जीता था। मुगल अपने आप को तुर्क कहलाना पसंद करते थे, वो अपनी बाप की पीढ़ी से जोड़ते थे। और अंग्रेजों ने उनको मंगोलों से जोड़ा, क्योंकि इनकी 14वीं पीढ़ी जो है माता की तरफ से, बाबर की माता की तरफ से, वो चंगेज खान से जुड़ती है, मंगोल नेता चंगेज खान से जुड़ती है। हालांकि बाबर अपने आप को मंगोलों से जोड़ने के विरुद्ध है, बाबर मंगोलों के पक्ष में नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि मध्य एशिया से लेकर पूरे भारत तक बाबर कुख्यात, निर्दयी और इनकी छवि बड़ी खराब है, नरसंहारक छवि बनी हुई है। इसलिए वो अपने आप को मंगोलों से नहीं जोड़ते थे, बल्कि तुर्कों से जोड़ते थे। जबकि ये तुर्क और मंगोलों की मिश्रित थे दोनों। बाबर मिश्रित था तुर्कों और मंगोलों का, क्योंकि बाप की तरफ से तुर्क था, माँ की तरफ से वो मंगोल था। अंग्रेजों ने, इतिहासकारों ने जब लिखा तो मंगोलों से जोड़ के इसके नाम से है वो मुगल शुरू कर दिया। बाकी मैं बता रहा हूँ कि मुगलों को नहीं पता था कि वो मुगल है, ये नाम बाद का दिया हुआ है। और फिर वो नाम प्रचलन में आ गया और हम इतिहास में उनको मुगल कहना शुरू करते हैं। सल्तनत काल के शासकों को नहीं पता था कि वो सल्तनत काल में शासन कर रहे हैं। अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, हम कहते हैं कि गुलाम वंश का, ऐबक को खुद नहीं पता कि वो गुलाम वंश है। ये नाम हमने बाद में दिए। खिलजी खल्ज से आए थे, हमने बाद में नाम दिया खिलजी वंश। तुगलक का नाम तुगलक हमने दिया, इतिहास का मतलब इतिहासकारों ने दिया, बाद के इतिहासकारों ने दिया। स्टार्टिंग में नहीं था ये सब। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारे नाम जो है ना, डायनेस्टीज के नाम, ये बाद के हिस्टोरियंस ने दिए हैं, इनको नहीं पता था। शासन करने वाले शासन करके चले गए, फिर हमने उनके लिए जो सुटेबल नाम
जो पाया वो हमने उनका ये नाम दे दिया। तो कई बार ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना इसमें कॉलेज में, तब पूछता हूँ कि क्या बाबर को पता था कि वो मुगल है? तो बच्चे तो स्वाभाविक सी बात है यही कहेंगे, हाँ सर। उनको पता नहीं था, ये नाम बाद के हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल कौन थे, ठीक है। अब मुगल कौन थे, ये एक मोटा मोटा जो परिचय था वो मैंने मेरी तरफ से दे दिया। क्या बज रहा है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहां से अपन इसको शुरू करते हैं। सॉरी। अब देखिए थोड़ा सा अपन अभी लिख लेते हैं, क्योंकि बिना लिखे आपके लिए थोड़ा रिवीजन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि मुगल कौन थे। तो ये मुगल अरबी और तुर्क शब्द है जिसका अर्थ होता है आपकी जो अर्थ का क्या, जो मंगोल शब्द से लिया गया है। और यह शब्द जो है पहली बार 1538 के आसपास की एक किताब आई थी, लतायफ कुद्दूसी, गंगोही का एक मलफूजात था, उसमें पहली बार इस शब्द का उपयोग हुआ था। आगे जाके 1588 के आसपास के कुछ अंग्रेज लेखकों ने यह शब्द अकबर और बाबर इनके लिए यूज किया। बाद में विलियम टेरी, रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने इस शब्द को मुगल शासकों के लिए यूज किया था। तो 16वीं शताब्दी के बाद जाके यह शब्द इन शासकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, मुगल मंगोल और तुर्क दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन खुद तुर्कों से अपने आप को संबंधित करना पसंद करते थे। तो इस बात को हम थोड़ा सा भी एक शाब्दिक रूप दे देते हैं। यह शब्द अरबी व फारसी भाषा से भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति मंगोल से मानी जाती है, मंगोल से मानी जाती है, मानी जाती है। मुगल शब्द सर्वप्रथम लतायफ ए कुद्दूसी ये 1538 की एक पुस्तक है जो रुकनुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी। यह गंगोही के साथ का मलफूजात है। ठीक है, मलफूजात मतलब सूफी संत और उसके बीच में जो पत्राचार और होता था ना, उसको हम कहते हैं। लताइफ कुद्दूसी रुकनुद्दीन कृत।
सी में उल्लिखित हुआ है। लिखित हुआ है, ठीक है। तो पहली बार ये शब्द 1538 में हमें देखने को मिलता है। तो आप सोचिए, बाबर की तो डेथ के बाद ये शब्द आया है। हालांकि ये शब्द अभी तक राजाओं के लिए यूज नहीं हुआ, ठीक है। आरंभिक मुगल शासकों के लिए यह शब्द पहली बार 1588 में हमें देखने को मिलता है। आरंभिक शासकों बाबर, हुमायूं व अकबर आरंभिक शासकों के लिए मुगल शब्द मुगल शब्द मुगल शब्द 1588 में यूरोपियन यात्रियों द्वारा, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से एडवांस चला गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिखा नहीं इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरा मुगल वंश पढ़ रहे हैं, पूरा इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल शब्द आया कहाँ से और किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। 1588 में यूरोपियन यात्रियों ने किया था। तो मैंने आपको बताया ना कि मुगलों को नहीं पता था कि वे मुगल हैं, बस वो अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। फिर अंग्रेज यात्रियों ने, यूरोपियन यात्री जितने भी आए थे यूरोप से, जितने भी यात्री आए, उन सब ने इन शासकों के लिए, इवन आरंभिक शासकों और उसके बाद के उत्तराधिकारियों के लिए, यूं कहिए कि मुगल शब्द जो दिया था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने दिया था, या यूं कहिए यूरोपियंस ने दिया था, क्योंकि केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं आए थे बल्कि यूरोप के कई देशों के यात्री इस समय भारत आए थे। तो अंग्रेजी लिटरेचर जितना भी है वो मुगल कहता है, बाकी इन्होंने कहीं नहीं कहा था, ठीक है। आगे देखिए, तो अब आपको मुगल शब्द कैसे बना ये बात समझ में आ गई। मुगल शब्द किससे बना है? मंगोलों से बना हुआ है। पहली बार ये किस किताब में हमें मिलता है? तो आप कहोगे लताइफ कुद्दूसी में मिलता है। और उस समय शासकों के लिए ये शब्द यूज नहीं हुआ था, बल्कि शब्द आया था केवल। इसको पढ़ने के बाद यूरोपियन हिस्टोरियंस आए थे, या यूरोपियन ट्रेवलर्स जो भारत आए थे, उन्होंने यह शब्द है वो मुगल राजाओं के नाम के वंश के नाम से यूज करना शुरू कर दिया, और बाद में ये परंपराओं में स्थापित हो गया, इतिहास में इसने स्थान ले लिया, और फिर टेक्स्ट बुक में आ गया, और आज शिक्षकों के मुख पे आ गया, और आज बच्चे बच्चे को पता है कि मुगल थे, कि अकबर मुगल था, कि बाबर मुगल था। ये बातें बाद में शुरू हुई है, बाबर तो पहले भी था, लेकिन मुगल था ये अंग्रेजों ने कहा है। तो ये शब्द जो है वो यूरोपियन यात्रियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हालांकि यात्री कौन कौन से थे इस समय, ये सारी बातें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब हम मुगल काल के अंदर भारत में आए यात्री, चाहे वो आपके मनुची हो, चाहे टेरी हो, चाहे वो आपके बहुत सारे यात्री आए, हम अलग टॉपिक है उसका एक अलग क्लास लेते हैं, वो यहाँ मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात हुई कि मुगल कौन थे, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो आगे आएगा वो ये आएगा कि बाबर जो है वो पहला मुगल शासक था, ठीक है। बाबर पहला मुगल शासक था।
ठीक है, बाबर पहला मुगल शासक था और यह माता की तरफ से मंगोल था और पिता की तरफ से तुर्क था। माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी में चंगेज खान आता है, जिसने 13वीं शताब्दी में पूरे मध्य एशिया को बर्बाद कर दिया था। इल्तुतमिश के काल में हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से ख्वारिज्म के शासकों के ऊपर अटैक किया। ख्वारिज्म का राजकुमार किस तरह से भागकर इल्तुतमिश से शरण की प्रार्थना करता है, किस तरह से मंगोलों के भारत में अभियान हुए, अलाउद्दीन की नीति, बलबन की नीति, मोहम्मद बिन तुगलक की नीति, सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाबर पहला मुगल शासक था। यह माता की तरफ से मंगोल था, जिसकी 14वीं पीढ़ी मंगोल गंगाईज खान या चंगेज खान से जुड़ती है। ठीक है, माता की तरफ से ये मंगोल था। वहीं पिता की तरफ से तुर्क था, जिसकी 5वीं पीढ़ी तैमूर से जुड़ती थी। ठीक है, तो बाबर माता की तरफ से मंगोल और पिता की तरफ से तुर्क था। ठीक है, लेकिन बाबर स्वयं को हमेशा तुर्क कहलाना पसंद करता था। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि उसका मानना था कि मंगोल चंगेज खान एक कुख्यात और बदनाम व्यक्ति था, जिसने लाखों लोगों को मारा था और नरसंहार इसके नाम से जुड़े हुए थे। जबकि तैमूर लंग जो है वो इतना बदनाम नहीं था और भारत की जो भूमि थी वो उसने जीती थी और तैमूर से जोड़ने के बाद वो भारत के ऊपर दावा करता था कि ये मेरे बाप की संपत्ति है। इसलिए उसने स्वयं को बाबरनामा में भी उसने मंगोलों की आलोचना की थी और स्वयं को तुर्कों से जोड़ा था। लेकिन विडंबना देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि तैमूर लंग स्वयं अपने आप को चंगेज खान से जोड़ता था। पूर्व में तैमूर लंग खुद चंगेज खान से जोड़ता था और तैमूर लंग की जो शासन प्रणालियां थी, याशादो थी, वो चंगेज खान की नीतियों से सीधे तौर पे प्रभावित थी। हालांकि इतनी बातें एनसीईआरटी में नहीं की गई है। अब आगे देखिए, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे, यह 1712 का एक चित्र है और इस चित्र की खास बात क्या है कि मुगल दरबारों में ये चित्र जो है वो लगाया जाता था, जिसमें ये तैमूर बैठा है और तैमूर के इस साइड में ये तैमूर का बेटा बैठा है जिसका नाम मीरन शाह है और मीरन शाह इस साइड में यहाँ पर आपके मोहम्मद मिर्ज़ा बैठे हैं जो आपके मीरन शाह का बेटा है और इस साइड में अबू सईद है
जो कि मीरन शाह का बेटा बैठा है, इधर उमर शेख मिर्जा है जो इसका बेटा है, इधर बाबर बैठा है, फिर सामने हुमायूं है, इधर अकबर है, सामने आपके जहांगीर है, इधर शाहजहां है, इधर आपके औरंगजेब आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 शासक मुगलों के और 4 शासक इनकी पीढ़ी के, और तैमूर से लेकर औरंगजेब तक आपके ये सारे के सारे शासकों के चित्र आपके 6 राजाओं के बाद दरबार में चित्रांकित किए गए थे। और इससे लगता है कि ये अपने आप को तुर्कों से जोड़ना पसंद करते थे। इस बात को मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा। मुगल स्वयं को तुर्कों से, तुर्क मतलब यहाँ पे अपन तैमूर से लिखेंगे, लंग इसलिए कहते हैं कि लंगड़ा था एक पग से, तुर्कों से जोड़ते हैं, क्योंकि अब इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण व अधिकार किया था। इस कारण बाबर भारत को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। भारत को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। समझता क्या था? मानता था। ठीक है, इस कारण वो दावा करता था कि भारत है वो बेसिकली हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि ये 1398 में तैमूर लंग ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। दूसरा, मंगोल चंगेज खान की छवि नरसंहारक की थी। बाबरनामा में उसकी आलोचना की है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि मुगलों ने स्वयं को तुर्क कहलवाना पसंद किया था। इस प्रकार आगे ले लेता हूं मैं। एक मिनट, आप इसको लिख लीजिए। इस प्रकार मुगलों ने स्वयं को कहलवाना पसंद किया था, मगर अंग्रेजों ने उसको किससे जोड़ा? मंगोलों से जोड़ा, पसंद किया। यही कारण है कि अब जो ये 1792
2 से 12 का जो एक लघु चित्र है, लघु चित्र में तैमूर से लेकर औरंगजेब तक का चित्र जो है वो दरबार में अंकित किया गया था। ठीक है, अब देखिए तैमूर के इधर ये तैमूर का दायां भाग है ना, मेरा नहीं, तैमूर का दायां भाग, और ये तैमूर का बायां भाग। ठीक है, अब देखिए दायां भाग जो था इधर तैमूर स्वयं था। अब इधर से जो है सबसे पहले यहाँ पे तैमूर का जो बेटा है उसका नाम है मीरन शाह। और मीरन शाह का बेटा था मोहम्मद मिर्जा। ये आमने सामने बेटा, देखो बाप बेटा इसमें आमने सामने होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में मोहम्मद मिर्जा का जो बेटा है अबू सईद, वो इधर बैठा है। तो इधर अबू सईद का बेटा उमर शेख मिर्जा। ठीक है, अब उमर शेख मिर्जा का जो बेटा है बाबर, वो इधर बैठा है, और बाबर का बेटा है हुमायूं जो इस तरह सामने। ठीक है, अब हुमायूं का बेटा अकबर इस साइड में है, और अकबर के ठीक सामने बैठा है जहांगीर, अकबर का बेटा। जहांगीर का बेटा आ गया आपके शाहजहां, वो इधर बैठा है। तो शाहजहां का बेटा आपके औरंगजेब इस साइड है। ठीक है, बाप बेटे ऐसे रूटीन में है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, फोटो देख सकते हो आप, देखो लिखा है ना बाबर अकबर शाहजहां एक तरफ है। बाबर अकबर शाहजहां मीरन शाह अबू सईद, मोहम्मद मिर्जा उमर शेख मिर्जा हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब, ये आप देख रहे होंगे। इस हिसाब से क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चित्र जो है एनसीईआरटी में लिया हुआ है, और ये दर्शाता है कि ये लोग अपने आप को तुर्क कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने तुर्कों की नीतियां रीतियां ही अपनाई थी, इन्होंने मंगोल नीति रीति अपनाने से परहेज किया था। आगे देखिए, ये बात उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या हुआ। अब जैसी उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, ठीक है, इसको आपको याद तो हो जाएगा ना ये कि देखो तैमूर के बाद में ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये बाबर पांचवी पीढ़ी, ये छठी, फिर ये सातवां व्यक्ति, आठवां व्यक्ति, नौवां व्यक्ति, और आपके 10वां व्यक्ति। कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाबर का पिता, दादा, परदादा और लकड़ दादा बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो बाबर का जो बाप था उमर शेख मिर्जा, ठीक है, वो फरगना का शासक था। फरगना कहाँ पे है? फरगना इस साइड में आया हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया हुआ है इस इलाके में। जैसे ही उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई तो
बाबर की उम्र उस समय 11 वर्ष और 4 माह के आसपास थी, मतलब 12वां वर्ष चल रहा था उसको, और फरगना का शासक बन गया बाबर। फरगना का शासक बन गया, लेकिन उस समय उज़्बेकों के अटैक हुए, और उज़्बेकों के जब अटैक हुए तो उज़्बेकों ने बाबर को वहाँ से निकाल दिया, और फिर बाबर है वो 1504 में काबुल पे अटैक करके वहाँ का शासक बनता है, और फिर 1526 में पानीपत का मौका मिलता है, और पानीपत में लोदी को हरा के और भारत की सत्ता ग्रहण कर लेता है। इस दरमियान बाद में भी मुगल शासकों ने कौन से अभियान किए, ये अगली जो हेडिंग है ये मुगल सैन्य अभियानों की है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो बिंदु रहा हुआ है कि किस तरह से बाबर ने फरगना से भारत तक की यात्रा की, ये पॉइंट हम आगे क्लियर करते हैं। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1594 में होती है, और 1594 में जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई तो उस समय बाबर की आयु 11 वर्ष और 4 माह थी, और इस उम्र में फरगना को नया उत्तराधिकारी मिला। फिर बाबर को यहाँ रहने नहीं दिया, और फिर बाबर है वो 1504 में काबुल के शासक के रूप में स्थापित होता है। फिर 1526 में वो पानीपत को जीत के भारत की सत्ता ग्रहण कर लेता है। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के साथ ही के साथ ही 1494 में बाबर फरगना का उत्तराधिकारी बना। राजा बना, सॉरी। इस समय बाबर 11 वर्ष और 4 माह का था। बाबर की आयु 11 वर्ष व 4 माह थी। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि शासक बनते वक्त बाबर की आयु कितनी थी, तो 11.5 वर्ष लगभग मान लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, उज़्बेकिस्तान के शासकों ने अटैक किया इधर से। ये पूरा तुर्क क्षेत्र थे, उज़्बेक वगैरह, ये सारे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये पूरा का पूरा तुर्क एरिया कहलाता था पहले। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर बाबर भटकता रहा, 1526 तक बाबर भटकता रहा। 26 में बाबर के जीवन में स्थायित्व आता है, छोड़नी पड़ी। 1504 में बाबर काबुल का शासक बना। ये आगे टेबल्स दी हुई है, एक बढ़िया नई एनसीईआरटी में ये टेबल हटा दी है, पुरानी एनसीईआरटी में अभी भी ये बनी हुई है, ठीक है ना, वो अपन आगे समझेंगे। इसमें पहले इसको पूरा करते हैं। 1504 में काबुल का शासक बना।
1526 में पानीपत प्रथम जीतकर मुगल वंश स्थापित किया। ठीक है, ये बातें थी। अब ये अगर कई बार मुझे कहते थे बच्चे पहले कि ऐसे पीपीटी लेके आओ लिखी हुई पूरी, और अब लिखी हुई पीपीटी लाता तो मैं इतने सारे खुद के इनपुट नहीं दे पाता। फिर ये क्या सारी चीज़ें आप भी उसको जितना आत्मसात अच्छे से नहीं करते, तो सारी चीज़ों को एक एक को बढ़िया से तैयार करना होता है, तो यही सबसे बढ़िया फॉर्मेट होता है। तो आप इसको लिख लेना आराम से, है ना। मैं थोड़ा सा एक बार घुमा देता हूँ साइड में होके, ये फिर ये कर लेना। अब आगे की जो हेडिंग है इसको हम आगे कल करेंगे, और कल या परसों 2-3 क्लासेस में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गला ख़राब है तो इस क्लास को यहीं हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे और उसमें ये 3 हेडिंग कवर करने की आगे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और बढ़ते रहिए।